फ्रांस में आपने सुना ही है, जब कुछ फ्रांस में कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ा है। इंडिया में अगर बात करूं तो जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ये कॉन्सेप्ट उठाया था, हेनरी डोरोजियो ने उठाया था, तो ऐसे ही वर्ल्ड में जगह जगह अलग अलग लीडर हुए हैं, अलग अलग सोशल रिवॉल्यूशनरी हुए हैं। ऐसे राजाओं की मनमानी ना चले, इनके पास अनकंट्रोल पावर ना रहे। मतलब कि जैसे हमने इसके ऊपर देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कभी प्रेस जा रहा है, कभी सेंसरशिप लग रहा है, ये सब आजाद होने चाहिए। लोग कहते थे 10 से 12 घंटे काम करा लो, पर यहाँ 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है। वेरी बैड। राजा महाराजा कुछ नहीं, दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। जो मेहनत करेगा, अगर हम आपस में मिलकर बांटेंगे तो बंटवारा कभी संभव नहीं है। आप सोचो ना, बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है, नई नई फैक्ट्रियां बन रही है, तो काहे नहीं प्रोडक्शन डबल और ट्रिपल होगा। भाई साहब बताइए। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप स्प्रिंट के सारे सीजन जरूर देखिएगा। सीजन मतलब ऐसा ये हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, पॉलिटी का, साइंस के तीनों, मैथ के, जितने भी यहाँ चैप्टर्स हो रहे हैं, जो कुछ भी आपको स्प्रिंट में कराया जा रहा है, वो यकीन मानिए आपके लिए बहुत फायदे का होगा। एक तो लास्ट मोमेंट है, बच्चा पहले से परेशान होता है कि भाई लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ ले, कुछ करवा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पेन देती है तो वो एसएसटी है। बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर एसएसटी इतनी लंबी पड़ जाती है, हम स्टोरी भूल जाते हैं। बट जितना प्यार आप लोग स्प्रिंट में इस बार एसएसटी को दे रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी, जो स्टोरी आपको समझ में आ रही है, वो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत समझ में आ रही हैं। और नाउ यू आर होपिंग ऑल्सो कि हम 95 प्लस, मतलब सर हम तो 100 ही लेके आएंगे मार्क्स। इससे बेहतरीन सुनने को कुछ और नहीं मिल सकता। जब बच्चा ये कहता है कि सर अब तो मतलब लग गई सर, 100 मार्क्स ही आएंगे, आई एम श्योर, तो यहां से ये तो है कि भाई 100, चलो ठीक है, अभी तो कह दिया 99 भी आ गए तो मैं तो 100 ही मान रहा हूं। 95 प्लस मेरे लिए सारे 100 है। मैं तो यही मान के चलो कि 95 अपने आप में यार बहुत मुश्किल है थ्योरेटिकल पार्ट में लाना, मतलब कहीं ना कहीं टीचर काटने की उसमें रहता है। बट ठीक है, 95 प्लस हमारे हमेशा एम रहेगा, हम बेहतर से बेहतर करेंगे। और उसी बेहतरीन शुरुआत में आपके साथ एक और चैप्टर लेके आऊं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है, कोई बताएगा? जरा कमेंट सेक्शन में बता दो भाई साहब, क्या नाम है चैप्टर का? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है, कितनी बेकार आंखें हो गई हमारी। बताइए। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं आप। सोशलिज्म इन यूरोप क्या होता है भाई साहब? सोशलिज्म इन यूरोप क्या होता है बताइए। सोशलिज्म इन यूरोप होता है समाजवाद, जब सबको साथ लेके चला जाए यूरोप में वो। और उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे रशियन क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन। देखिए पूरे यूरोप में एक ही समस्या है कि सोशलिज्म कहां से आए, कहां से आएगा, यहां से आएगा। अभी बताते हैं, वन शॉट पूरा चैप्टर रहने वाला है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम खोटी नको करो, टाइम खोटी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपके बात सीधी सी बात है, ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, ये बात आपको लेके आई होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पास। कहां पर लेके आई होगी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के पास। सब कुछ बात एज ऑफ सोशल चेंज, जो नेशनलिज्म, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो आपने ट्रांसफर ऑफ मोनार्की से देखा, मोनार्की से लोगों के पास जो चीजें गई, जो सिटीजन्स के पास चीजें गई, यानी नेशनल असेंबली का आना, ये क्या था बच्चों? ये कहीं ना कहीं सोसाइटी पे कंट्रोल आ रहा था, लोगों के हाथ में सत्ता आई थी। तो जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आपने देखा, वो कहीं ना कहीं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर करता है। जब फ्रांस में, आपने सुना ही है, जब कुछ फ्रांस में कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ा है। किसने कहा ये? कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हेन फ्रांस स्नीजेस डैश कैचेस द कोल्ड, हु सेड दिस? दो क्वेश्चन हो गए इसमें, किसने बोला और कौन कैच करता है। फ्रांस से कुछ भी होता है तो इसका इंपैक्ट यूरोप पे पड़ता है, इसका इंपैक्ट यूरोप पे पड़ता है। जब यूरोप में हुआ तो वो बातें पूरे देश विदेश में फैलने लगी। फिर ऐसी बातें जो है वो इंडिया तक भी आती हैं। इंडिया में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो इस बात को फैलाते कि भाई वर्ल्ड में लोग कॉलोनीज से, वर्ल्ड में लोग मोनार्की से, तानाशाही से परेशान, और किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं आजादी के लिए। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कॉलोनीज के अंडर है, हमें भी वही सब करना होगा और हमारे अंदर भी सोशलिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग आनी चाहिए। पर बात यह है कि क्या यूरोप में सब लोग इस बात के लिए एग्री है कि सोशलिज्म आ जाए, नेशनलिज्म आ जाए? सॉरी, क्या सब लोग एग्री हैं? तो क्वेश्चन का आंसर है नो। देयर वर सम पीपल, वहां कुछ ऐसे लोग थे जो चेंज बहुत जल्दी चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो चेंज बहुत स्लो स्लो चाहते थे, और कुछ कह रहे थे भाई सब कुछ खुला आजाद कर दो तो बेहतर है। तो तीन कैटेगरी के लोगों को आप पढ़ेंगे और तीन कैटेगरी के लोगों के बारे में हम धीरे धीरे करेंगे। तो देखिए, जब कुछ भी अगर यूरोप में कहीं कुछ हो जाए, मान लीजिए कि हमने फ्रांस से ही बोला कि भाई फ्रांस से आपकी शुरुआत होती है, फ्रांस से चीजें जर्मनी में,
इटली में, क्योंकि आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी पिछले 9th क्लास में जो है आप चैप्टर में करके आए हैं, यूनाइटेड किंगडम पे, और यही चीज फिर पोलैंड सीखा, ये सब होते हैं। फिर ग्रीस आपको पता है इस पे भी इंपैक्ट पड़ा था। रशिया में आज आप इंपैक्ट करने वाले हैं। अभी तक क्या बढ़ किया है? अभी तक आपने फ्रांस में जो है आजादी दिलवाई है, फ्रांस को आजाद किया। ग्रीस जो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ा था, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो लड़ा। पोलैंड जैसे देश अलग हो जाते हैं। जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप को कैसे स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इन लोगों को मिलाकर जबरदस्ती जो कैसे अपने आप को बड़ा किया है। और आज ये सारा इंपैक्ट जो इधर हो रहा है, इसका इंपैक्ट इधर देखने को मिलेगा। इसका इंपैक्ट मतलब इधर मतलब ऐसा रशिया में देखने को मिलेगा। वही हमारे चैप्टर की थीम है, वही सब कुछ है। सो डिस्कस न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर। तो देखिए इंडिया में अगर बात करूं तो जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ये कॉन्सेप्ट उठाया था, हेनरी डोरोजियो ने उठाया था। तो ऐसे ही वर्ल्ड में जगह जगह अलग अलग लीडर हुए हैं, अलग अलग सोशल रिवॉल्यूशनरी हुए हैं, सोशलिस्ट पीपल हुए हैं जिन्होंने इन मुद्दों को उठाया है। शुरुआत करते हैं कि ऐसे लोगों की सोच में आप देखेंगे कि आपको 3 तरह के लोग मिलते हैं। लिबरल्स आपको मिलेंगे, कंजर्वेटिव्स आपको मिलेंगे, एंड रेडिकल्स आपको मिलेंगे। तीनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस से पहले समझिए इनकी कैटेगरी कैसे होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चेंज जो है ना बहुत जरूरी और बहुत फटाफट हो जाए, वहीं कुछ लोग मानते हैं चेंज इज नेसेसरी, चेंज बहुत जरूरी भी है, बट यार स्लो स्लो करते हैं ना, ग्रेजुअल शिफ्ट चाहते हैं। एकदम से अगर आप सोचो सीधा 1950 से आज ये एलईडी वाला जमाना आ जाता, बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कलर टीवी, फिर एलसीडी, फिर एलईडी, अब ये ओलेड, 4K, ये सब आगे एकदम से आता तो आप भी एकदम हक्के बक्के रह जाते। तो इसलिए आप देखेंगे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव 3 सोच के लोग मिलते हैं। लिबरल का मतलब होता है, आपने पहले पढ़ा है लैटिन वर्ड लिबरलिज्म, एक ऐसी सोच जो खुले विचार की होती है। लिबर मतलब फ्री, आजादी। एक ऐसा देश जिसमें सब धर्म की मान्यता हो, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, है ना, आपके ऑर्थोडॉक्स चर्च, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, सबको मान्यता मिले। एंड अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जैसे कि आपने देखा कि भाई लुई 16 की अगर आपको याद हो उसका चलना, है ना, और अभी यहां जार निकोलस का, ये आप पढ़ेंगे। ऐसे राजाओं की मनमानी ना चले, इनके पास अनकंट्रोल पावर ना रहे। मतलब कि जैसे हमने इसके ऊपर देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, एक चेक एंड पावर बनी थी जो इस पे कंट्रोल करना चाहता था, हालांकि ये नहीं स्वीकार कर पाया। सेम जार भी ऐसे ही आजाद खुला बैल है, घूम रहा है। नेक्स्ट इज सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। लोगों के मानव अधिकार, बात बात पे हमने पूरे चैप्टर में अभी तक यही पढ़ा, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच जा रहा है, कभी प्रेस जा रहा है, कभी सेंसरशिप लग रहा है, ये सब आजाद होने चाहिए। एंड आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये वही चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं क्या फील कराती हैं, डेमोक्रेटिक फील कराती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, पार्लियामेंट में हमारे लोग हो, क्योंकि अगर आप फ्रांस में देखा होगा तो महिलाओं को अधिकार नहीं था, नॉन प्रॉपर्टीड मैन को अधिकार नहीं था, वो ये सब चाह रहे थे लिबरल लोग। सोच तो एक ही है, बट इन लिबरल की सोच में कहीं ना कहीं राइट टू वोट में इशू था। राइट टू वोट में इशू था। राइट टू वोट में क्या इशू था? यहां अगेन बात की जा रही है कि भाई मेल को राइट मिले, बट दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। उसका मतलब यह है कि यहां स्टिल वुमेन के लिए कोई राइट की बात नहीं है। आपने सब कुछ अच्छा कर दिया पर महिलाओं के अधिकार की बात ही नहीं करी। तो लिबरल सोच में कहीं ना कहीं एडल्ट सफरेज यानी महिला के जो वोट की बात है वो नहीं दी गई। बात करें रेडिकल्स की, रेडिकल्स थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन थे। क्या थे? ये मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन चाहते हैं देश में जिसकी आबादी हो, अगर कैथोलिक्स है तो कैथोलिक्स की सरकार बने, प्रोटेस्टेंट है प्रोटेस्टेंट की सरकार बनाइए, बुद्धिस्ट है बुद्धिस्ट की सरकार बनाइए, वो चाहते थे। वुमेन के वोट के अधिकार की बात की है साहब इसने, बहुत अच्छे आदमी है। एंड अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। सेठ जी आए, सेठ जी को कुर्सी दो, ये नहीं चलेगा। पैसे वाले लोगों की जो होल्ड है, पावर है सोसाइटी में, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति लेके हमें दे दो, बट ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास अगर ज्यादा संपत्ति है और वो बढ़ती जा रही है, वो गलत है। यानी कि अगर एक के पास प्रॉपर्टी बढ़ती 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 जा रही है तो दूसरा तो गरीब 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 मर जाएगा। तो अगर आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो ये गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स इज नॉट गुड, उसे लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेडिकल्स समाज में सोशलिज्म लाएंगे। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव, रोतड़ू किस्म के आदमी, ये दोनों के खिलाफ थे, रेडिकल्स और लिबरल्स। ये कहते चेंज इज नेसेसरी, पहले तो ये मानते भी नहीं थे चेंज जरूरी है, इतने जिद्दी किस्म के। वही कंजर्वेटिव, क्लर्जी पीपल, नोबल क्लास, छोटा आदमी मेरे खिलाफ जमा लड़ाएगा, इसकी ऐसी की तैसी मार डालो। इन्हें बाद में धीरे धीरे जब रिवॉल्यूशन में सब समझ में आया कि हम काय को बार बार पिटने के लिए बने हैं, तो नाउ दे वर रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस। वो चेंजेस चाहते हैं बट कह रहे हैं कि यार कैसे देना,
ग्रेजुअल देना, ताकि हमारी इज्जत भी बनी रहे। पता चले एकदम से कोई आएगा मैं उठा के फेंक देगा, हमारी जो प्रॉपर्टी उस पर तुम अधिकार मत जमा लेना, प्रॉपर्टी का अधिकार रखना, जो कुछ हमारी चल रही है थोड़ा थोड़ा चलने देना, तुम भी चला लेना अपनी। तो ये हुए कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स। आई होप तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज क्या आया? जब ये शुरुआत हो रही थी, जब ये बदलाव लिबरल्स और रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के सोच की बात थी, तो उस जमाने में क्या हुआ? न्यू सिटीज, न्यू टाउन सेटअप होने शुरू हुए। न्यू सिटीज और टाउन्स आने लगे। न्यू सिटीज टाउन आए, नई नई फैक्ट्री आने लगी, न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। भाई शहर आए हैं तो सेटअप यही होंगे, शहरों में यही होता है। ये सब आने लगे तो रेलवे लाइन भी जमने लगी कि भाई इंडस्ट्री है तो रेलवे एक्सपेंड होने लगे। रेलवे एक्सपेंड होना इस बात का इंडिकेशन था कि अब यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है। तो शुरुआत में आप क्या देख रहे हैं? इंडस्ट्री में ये हुआ कि भाई साहब नए नए शहर, नए नए टाउन, नई नई इंडस्ट्री, रेलवे, ये सब आ गया। इसका मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। नई नई इंडस्ट्री बनने से क्या हुआ? लोगों को काम मिला, महिलाएं, बच्चे, आदमी फैक्ट्री तक आए, काम मिला, बहुत अच्छी बात थी, वेरी गुड। इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा तो है, बट यहां क्यों अच्छा नहीं है? तो सुनिए, वर्किंग आवर्स जो है, लोग कहते थे 10 से 12 घंटे काम करा लो, पर यहां 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है, वेरी बैड। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन था, खासकर अगर जब प्रोडक्शन लेवल डाउन हो जाता, कहीं किसी चीज का अगर प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन लेवल कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो लोगों को निकाल दिया जाता था, और गंदी बात है। और सुनिए, लोगों को टॉयलेट करने जाना हो तो पता चले बाथरूम का गेट ऐसा लगाया और वो कुंडी लगाई, हवा का झोंका आया, भाई साहब सामने पर्दा उड़ गया, बंदा दूसरा सामने खड़ा, हो चक्का, अभी क्या करेगा बच्चा? अभी कुछ करने के नहीं रहे। वो चीज महिलाएं जाती थी, गंदगी, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या है, गंदा टॉयलेट, सब बची। तो सैनिटेशन इश्यूज ये सब नहीं थे, मतलब सैनिटेशन बहुत खराब, वाहियात। शहर, टाउन्स जो है जिस तेजी से बढ़ रहे थे, उनमें रहने के लिए, उनको खाने के लिए, रहने के लिए प्रॉब्लम थी। कैसे प्रॉब्लम थी? घर ऊपर है, टॉयलेट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोड पार करके, इतनी ठंडी में कुकड़ते कुकड़ते मैं तो करूं भी ना भाई साहब। और आप खुद सोचिए कितना प्रॉब्लम होगी। ऊपर से रात में रजाई में से निकलना, ठंड बर्फ बाहर पड़ रही है, हम तो अपनी दिल्ली की सर्दी में नहीं निकलते, रशिया की में तो खाक निकलेंगे, है ना? वो सब होने लगा। सो लिबरल्स और रेडिकल्स इन्हीं सब समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे। अब लिबरल्स और रेडिकल्स में भी ये बात सुन लीजिएगा, हर कोई एग्री नहीं होता इतनी जल्दी। जो कुछ एग्री थे, जो कुछ इनकी प्रॉब्लम समझ पा रहे थे, जो लोगों को लग रहा था कि हमें सोशलिज्म लाना है या उससे मेल खाती है उनकी सोच, वो लोग। बात आइए, रेडिकल्स और लिबरल्स निकल चले भाई साहब इन समस्याओं का समाधान ढूंढने। उन्होंने एक बात बोली कि भाई साहब हमारे पास बहुत धन दौलत है, बिल्कुल है, ये हमने ट्रेड करके कमाया है, ये हमने ट्रेड करके कमाया है। वी अर्न्ड वेल्थ थ्रू ट्रेड, हमने ट्रेड से वेल्थ कमाई है। और इस वेल्थ में हमने कमाने में क्या धंधा पानी किया है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया है, सामान लेते हैं, बेचते हैं। पर अब इसमें एक बात समझिए, इस लेन देन में, इस पैसा कमाने में जिन्होंने कमाया होगा, वो गधे घोड़ों की तरह जिन्होंने काम किया, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे लेबर फोर्स रही होगी। लेबर फोर्स ही क्या थी? वर्किंग फोर्स थी। लेबर फोर्स ही क्या थी? वर्किंग फोर्स थी। अब जब वर्किंग फोर्स अच्छी रहेगी, जब वर्क फोर्स अच्छा काम करेगी, उनको समय पर पानी मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा, दवाई मिलेगी, उनको अच्छे सैनिटेशन मिलेगा, अच्छा वाटर मिलेगा, तो वो लोग फिट रहेंगे। फिट रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे तो जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी फैक्ट्री और इंडस्ट्री है, उनमें प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि सच एफर्ट शुड बी एनकरेज, ऐसे एफर्ट्स को हमें बढ़ावा देना होगा जिसकी वजह से हमारी वर्कफोर्स, जो देश में काम करने वाले लोग हैं, वो फिट रहे, हेल्दी रहे, और हमारे सिटीजन जो वो पढ़े लिखे रहे। पढ़ा लिखा रहेगा तो बहुत सही है, काम करने में आसानी रहती है, ऐसे लोगों से काम करवाना भी आसान होता है। जिद्दी से, जैसे मुझ जैसे से कह दिया मशीन चालू करनी है, नहीं करूंगा तो खाना नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, तो तेरा क्या जा रहा है, ऐसे, समझ रहे? सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो थे वो ऐसी बातों के खिलाफ थे, क्योंकि अब देखो ये गरीबों का साथ दे रहे हैं तो थोड़ा सा दिल इनका सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्या है? वो कहते थे, जो पुराने राजा महाराजा है, नोबल क्लास है, वो ये कहते हैं हम राजा है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, हाय तुमसे भी खराब है ये लड़की, हाय निकल जाओ यहां से, और शक्ल मत दिखाना, जिसने भी इस फैक्ट्री लेबर का शक्ल देखा, हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, हाय। तो ऐसी बातें तो बोला तो बहुत गलत है। राजा महाराजा कुछ नहीं, दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। जो मेहनत करेगा, जो हमें हेल्प करेगा, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हम उसके साथ हैं, हम उस लेबर के साथ हैं।
तो लिबरल्स और रेडिकल्स क्या मानते थे कि सोसाइटी में जब ज्यादा डेवलपमेंट होती है, जब आपके पास फ्रीडम होती है, जब आप दिमाग से, खुले से, एजुकेशन से, बिना किसी बंदिश के काम करें, जब आपको क्या मिल जाए, जब आपको लेबर को क्या मिल जाए, वर्क मिल जाए, लेबर को जब वर्क मिल जाए, जब बिजनेस क्लास को, बिजनेसमैन को इजीली मूवमेंट मिले, भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, वो कैपिटल वहां इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वहां नहीं करने दे रहे, जब बिजनेस क्लास को इजीली मूवमेंट मिले, उसकी कैपिटल मूव हो, जब उसकी कैपिटल मूव हो, वो एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस कर सके, तब जाके सोसाइटी ज्यादा ग्रो होती है। अरे एक बात खुद सोचो ना, अगर यूपी में अमीर आदमी सारे हो गए और मान लीजिए वो बिजनेस करके ऐसा बिहार में अगर जाकर धंधा पानी करना चाहते हैं, वहां रोजगार देना चाहते हैं, पर बिहार की सरकार ये कहते हैं नहीं करने देंगे, तो इससे भाई नुकसान हो रहा है ना। सोसाइटी कैसे डेवलप होगी? सोसाइटी डेवलप होने के लिए चाहिए कि सोसाइटी में इक्वालिटी आए। इक्वालिटी का मतलब ये है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा खाना है, आप दूसरों को दे दो, बराबर हो गया, भूखा नहीं मरने देने का ना, तो ये चीज हुई। तो सम नेशनलिस्ट जो देश हित के चाहते थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एक होते हैं, एंड दे वांटेड व्हाट, द एंड, किसको? ये जो अरिस्टोक्रेसी वाला स्टाइल था, इसको एंड करो। ये जो क्या कहते हैं इसे, बेनिफिट्स, प्रिविलेज मिल रहे हैं, इसे एंड करो। सो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1835, जो गवर्नमेंट 1815 में बनी थी, किन की बनी थी? याद कीजिए, वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन का जाना, कंजर्वेटिव लोगों का आना, कंजर्वेटिव्स का आना, इनके खिलाफ जो है ना, ये चाहते थे कि भाई क्या हो, ये सब बंद हो जाए, ये सब बंद हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं बात? ये सब बंद हो जाए, समझ में आ गई बात? तो ये सरकार बंद हो ताकि लोगों का भला हो, एंड दे बिकेम रिवॉल्यूशनरी। और इस सरकार को एंड करने के लिए, इस मोनार्की को खत्म करने के लिए, इस अरिस्टोक्रेसी को खत्म करने के लिए, इस कंजर्वेटिव सरकार को खत्म करने के लिए ये बन गए क्रांतिकारी, ताकि उन राजाओं को उखाड़ फेंके। क्या तारीफ बात कही है, वाह शाबाश। ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे मानेंगे। कर काम कौन रहा है? नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स मिलकर कर रहे हैं। सो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि ये अपनी पेटी बांध चुके हैं, लड़ाई के लिए तैयार है। सोच सोशलिज्म की है, कैसे आएगा सोशलिज्म यूरोप में, बस यही देखना है। वो तैयार है, समझ में आ गई बात? लड़ाई दंगल मोनार्की के खिलाफ है, तीन सोच के लोग हैं, कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड नेशनलिस्ट है। लोगों की प्रॉब्लम समझ चुके हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो सोशलिस्ट जो समाजवादी लोग थे, दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई समाजवाद क्या चाहता है? सामाजिक रूप से क्या चाहिए आपको? सब लोग एक बराबर हो। तो जब तक अमीर आदमी के पास ज्यादा पैसा रहेगा, आप उसके बराबर कैसे रहेंगे? तो दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट संपत्ति के खिलाफ थे। क्यों? अब एग्जांपल सोचना, ये एक रिच आदमी है, इसकी एक फैक्ट्री है, पैसा किसका लगा हुआ? इसका। इस पैसे से जो बेनिफिट होगा वो किसका होगा? इसका होगा। इस फैक्ट्री में काम कौन करता है? लेबर करता है। लेबर को बदले में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अगर लेबर का हाथ कट जाए तो क्या ये अपनी फैक्ट्री इसके नाम कर देगा? नहीं करेगा, ये अपनी फैक्ट्री इसके नाम नहीं करेगा। अगर ये लेबर मर जाए, क्या इसकी जिंदगी भर के इसके परिवार को पालेगा? नहीं पालेगा। इसका मतलब यह है कि इसका बेनिफिट सिर्फ ये उठा रहा है। काम करने वाला आदमी ये, मरने वाला आदमी ये, परेशान आदमी ये, और मजे लेने वाला आदमी वो कौन? वो इस फैक्ट्री का मालिक। इसका मतलब ये जो समाज में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, जिसके दम पर बहुत अमीर आदमी उछलते हैं, यही है सामाजिक बुराई। हर एक व्यक्ति है, बस फर्क क्या है? पैसे का। अमीर आदमी गरीब को समझता नहीं है। समझ में आ गई बात? सोशल प्रॉब्लम वही है। तो जो फैक्ट्री है जिसको इंडिविजुअल ओन कर रहा है, मान लीजिए उस रिच मैन की ये फैक्ट्री है, क्या है भाई साहब? उसने किस लिए लगाई है? उसने लगाई है ताकि उसे मुनाफा हो, उसे फायदा हो, उसके बंगले, कोठी, घर, उसके बच्चे विदेश में पढ़े। इस पैसे मुनाफे के लिए उसने लगाई है, नॉट विद द वेलफेयर लेबर। लेबर मर जाए तो उसके मुझे कोई लेना देना नहीं है, और लेबर आ जाएगा। लेबर के बच्चे तो है ही कुछ नहीं, हम क्यों उनके शिक्षा के लिए ध्यान दें? हमें लेबर के लिए पानी नहीं है, हमें क्या करना? हमारे लिए तो प्यूरीफायर लगा हुआ है। हमें लेबर के लिए टॉयलेट नहीं, हमें क्या हुआ? हमें तो इंग्लिश टॉयलेट लगी हुई है जैगवार की। यही सब समस्याएं थी। तो भैया सोशलिस्ट कहते हैं क्या? कि समाज में पैसा लगाने वाला अमीर आदमी, उससे मुनाफा कमाने वाला अमीर आदमी, शौक मौज करने वाला अमीर आदमी, पर उस काम में पिसने वाला गरीब आदमी। तो इफ सोसाइटी वॉज कंट्रोल्ड बाय ऑल, अगर इस सोसाइटी में सब कुछ सबके हाथ में आ जाए तो इसका मतलब सबका भला हो जाएगा। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर गरीबों में बांट दो। ये सुनते के साथ ही रिच पर्सन के दिल पे दौरा पड़ गया। और आगे सुनिए क्या हो गया। देन द क्वेश्चन इज कि अगर आप सब में बांट दोगे, वही रिच आदमी पूछ रहा है, अगर आप सब में बांट दोगे तो सोसाइटी ऑपरेट कैसे होगी? क्योंकि एक है तो संपत्ति पे बहस नहीं हो रही है, सबके पास होगी तो सब लड़ मर पड़ेंगे, कैसे करोगे ऑपरेट? तो इसके लिए सोशलिस्ट के अलग अलग विचार थे, अलग अलग विचार थे। विचार सुनिए, कुछ कहते थे हम आपस कॉर्पोरेशन से चला लेंगे, कुछ कहते थे कॉर्पोरेशन बनाओगे कैसे? बोले कि कॉर्पोरेशन सरकार बनाएगी।
कोऑपरेटिव गवर्नमेंट सरकार बनाएगी, सरकार हमारे साथ मिलके करे, कुछ कह रहे हम मिलके कर लेंगे, कुछ कह रहे सरकार अगर इन्वॉल्व हो जाए इस मिली भगत में तो बहुत बढ़िया है। तो रॉबर्ट ओवन जो यूएसए के एक मैन्युफैक्चर बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसका नाम है हार्मनी। कहां बनी? इंडियाना। जगह कहां है? यूएसए में। रॉबर्ट ओवन इंग्लिश बिजनेसमैन, न्यू हार्मनी बनाते हैं इंडियाना यूएसए में। और एक थे फ्रांस के लुइस ब्लैंक, ये क्या चाहते थे? अगर हम आपस में मिलकर बांटेंगे तो बंटवारा कभी संभव नहीं है। आप सोचो ना, आपके सामने केक है, आप 10 दोस्त हैं, बांट के दिखाओ इक्वल, बट ही नहीं सकती। कोई बड़ा आदमी जो आपको निष्पक्ष हो वो इक्वल बांटेगा, बांट देगा, नहीं तो आप क्या करोगे? ज्यादा से अपने हिस्से में रखोगे। तो लुइस ब्लैंक ने भी यही बोला कि भाई कोऑपरेटिव और जो कैपिटल एंटरप्राइज है उनकी जगह पे अगर कोऑपरेटिव लाते हैं तो सरकार लेके आए। कोऑपरेटिव क्या थी? एसोसिएशन ऑफ पीपल। क्या है? आपसी लोगों की सहयोग की एक टीम, जिसका काम क्या था कि भाई गुड्स प्रोड्यूस करो, और अगर मान लो आपने 10,000 के गुड्स प्रोड्यूस किए, 10,000 रुपए आए, 10 लोग हैं, 1,000 रुपए बांट लो, इक्वल प्रॉफिट डिवाइड करो। ये कोऑपरेटिव, यही तो कोऑपरेटिव है। नहीं तो फिर लड़ाई है, नहीं तो फिर लड़ाई है। ऐसी एक सोच के कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? ये जो इंडस्ट्री है, ये जो बच्चों इंडस्ट्री है, ये इंडिविजुअल्स की है ना। इंडिविजुअल्स का एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे प्रॉफिट में कभी भी लेबर का वेलफेयर नहीं हो सकता, कभी भी लेबर वेलफेयर नहीं हो सकता। इसलिए सोशलिस्ट जो हैं, जो सोशलिस्ट लोग हैं, वो क्या करें? कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकें, पैसे वाले लोगों को उखाड़ फेंकें, और रूल ऑफ प्रॉपर्टी खत्म कर दें। संपत्ति सब में बांट दी जाए, क्योंकि इस पैसे को कमा के देने वाला लेबर, तो लेबर को, वर्कफोर्स को उखाड़ के, मतलब वर्कफोर्स को कैपिटलिस्ट लोगों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। एंड ऑफ प्रॉपर्टी ये सब कर देना चाहिए। ये जो पैसे वाले लोग हैं, हमारा खून पी के पैसे वाले बन रहे हैं। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए वर्कर्स को एक खतरनाक सी सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी। रेडिकल मतलब जो तड़क भड़क वाली होती है, अभी फैसला अभी फैसला, ऐसे वाले लोग। सो जहां पर सारी प्रॉपर्टी कौन कंट्रोल करेगा? सोसाइटी। कौन कंट्रोल करेगा? सोसाइटी कंट्रोल करेगी, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? एक कम्युनिस्ट सोसाइटी चाहिए, कम्युनिटी की सोसाइटी चाहिए, जहां पर पूरा सब कुछ कंट्रोल कौन करती हो? कौन करती हो बच्चों? कम्युनिटी कंट्रोल हो। यहां पर जो प्रॉपर्टी है कंट्रोल्ड बाय कम्युनिटी। यहां पर संपत्ति का अधिकार आम जनता के पास, कम्युनिटी के पास हो, किसी एक पर्सन, इंडिविजुअल या फिर मालिक के पास ना हो, कैपिटलिस्ट पर्सन के पास ना हो। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म की बात सुन लीजिए। दुनिया में, यूरोप में जगह जगह सोशलिज्म की बातें हो रही हैं। इन सबको आपस में बंधना बहुत जरूरी था अगर पूरे यूरोप में सोशलिज्म को फैलाना था तो। इसके लिए इन्होंने क्या किया? अपने एफर्ट्स को मेलजोल करने के लिए कि हम सब एक हैं, इसके लिए इन्होंने एक सोसाइटी, इंटरनेशनल लेवल पे एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। और पता क्या है? 1870 तक आते आते पूरे यूरोप में इस प्रकार ये सोशलिज्म का आइडिया फैलने लगा। क्योंकि अब क्या है, फोन करके फटाफट हम वहां चले गए, भाई तुझे पता है कि सोशलिज्म क्या होता है? नहीं पता, बता। फिर उन दो ने और आगे बताया, फिर मीटिंग होती थी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे लोग मिलते थे, वहां डिस्कशन होते थे, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में 1870 तक सोशलिज्म फैलने लगा। समझ रहे हो सोशलिज्म कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ला रही है, लेबर फैक्ट्री को खत्म, मतलब लेबर फैक्ट्री ओनर को हटाने की बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स जैसे लोगों की सोच के फॉलोवर आ चुके हैं। तो इसके लिए क्या था? जब ऐसी इंटरनेशनल बनने लगी, जब सोशलिज्म की बात आने लगी, तो जितने भी वर्कर क्लास के लोग थे, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो जर्मनी हो, उन्होंने संगठन बनाने शुरू करे। क्योंकि एक से एक को समझाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक आदमी अगर लाखों को, भीड़ को समझाएगा इज वेरी, मतलब पॉसिबल, वेरी इंपैक्टफुल ऑल्सो। तो जगह जगह एसोसिएशन बनने लगी, लेबर हड़तालें करने लगे, संस्थाएं बनाने लगे, ग्रुप बनाने लगे, काउंसिल बनाने लगे, सब कुछ बनाने लगे। और इन्हीं जैसी संस्थाओं जो जर्मनी में थी, जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी, एसडीपी जो है क्या करती है भाई साहब? एसडीपी और ये जो एसोसिएशन है, दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये एसोसिएशन ने, इस एसडीपी पार्टी, यानी ये पार्टी क्या कर रही है? पार्टी क्या है यहाँ पे? पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। इन ऑर्गेनाइजेशन ने, इन एसोसिएशन ने इस पार्टी को सपोर्ट किया और कुछ सीटें दिला दी, कुछ सीटें दिला दी। पर हालांकि आप एक बात मैं बताता हूं, 1905 तक बहुत सारी सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन बनने लगी, जैसे कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। अब क्या हो रहा है? जब आपको पता चल गया सोशलिज्म फैलाना है, एसोसिएशन हो रही है चारों तरफ, कोई वर्कर एसोसिएशन, कोई लेबर एसोसिएशन, कोई सेलर एसोसिएशन, कोई ट्रेड एसोसिएशन, इस तरीके से हो रही है। तो ऐसे ब्रिटेन में एक पार्टी बनी जिसका नाम था लेबर पार्टी, ऐसे ही एक पार्टी बनी फ्रांस में, सोशलिस्ट पार्टी। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव लड़ाने में मदद की, उसको कई सीटें मिली, बट
1914 तक सोशलिस्ट कभी भी जिंदगी में अपनी सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि आज भी कंजर्वेटिव अभी भी पैसे वाले हैं, क्योंकि इसमें आपका नोबल क्लास, आपका इसमें लैंड ओनर्स, रिच लैंड ओनर्स है ना, और साथ में इसमें आपके लिबरल्स जो इनके साथ नहीं थे, पैसे वाले थे, रेडिकल्स, ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी इस साइड ही बैठे हुए थे। एकदम से किसी को समझ में नहीं आता ना वर्कर का साथ देने, तो इसका मतलब ये 1914 तक कभी भी सोशलिस्ट की सरकार नहीं बनती है, तो सरकार बनानी पड़ेगी, राजा की हवा टाइट करनी पड़ेगी। इसके लिए रशिया में रिवॉल्यूशन होगा, क्योंकि सोशलिज्म की भावना हम लेके आ गए हैं, पर राजा और कंजर्वेटिव की सरकार अभी तक बनी हुई है। इसका मतलब क्रांति। जब आप मान ही नहीं रहे हो, हम समझा चुके हैं भाई, 3 बार बोल चुका हूं मैं कि सोशलिज्म आ चुका है, राजा नहीं मान रहा है, रशिया में रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। और रशियन रिवॉल्यूशन को अगर एक लाइन में कहा जाए तो रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि जिस रिवॉल्यूशन की वजह से राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और अक्टूबर में बहुत सारे इवेंट हुए, जिसमें एक ब्लडी संडे भी था, लोगों की हत्याएं अक्टूबर के महीने में, और राजा का हटना इज इक्वल टू रशियन रेवोल्यूशन। क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन मेजर 2 इंपैक्ट यही है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। रशियन एम्पायर 1914 में ये मालिक है साहब, राजा है जार निकोलस सेकंड। बड़ा राज्य, बड़ा कब्जा, बड़े एरिया पे जगह, बहुत सारे देश विदेश देख रहे हैं आप, ये सब इसके कब्जे में थे। अब ये जो आप देख रहे हैं इस रशिया में, या जाएंगे, या रशियन ज्यादातर आसपास के इलाके थे, मतलब इसमें तो खैर ऐसा क्या, ऊपर की तरफ है रशिया का, तो जो ये हिस्सा दिख रहा है ग्रीन वाला, ये वाला, इसमें आप देखेंगे तो एक जो धर्म यहाँ पे फॉलो होता था वो था क्रिश्चियनिटी। आप सभी को पता है यूरोप में क्रिश्चियनिटी बड़ी मशहूर रही है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इसी के पार्ट है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और नहीं थे। क्रिश्चियनिटी के अलावा कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पुरानी सोच वाले क्रिश्चियन, और थोड़े से पढ़े लिखे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट जो कि इसी के ही क्रिश्चियनिटी के पार्ट है, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये सब लोग थे, ये सब धर्म यहां थे। समझ में आ गई बात, जार निकोलस के टाइम पे चल रहा है। अब जो अगर हम ये देखें कि रशिया की, ये तो हमने पढ़ लिया कि रशिया कितना बड़ा एम्पायर था, कौन रूलर था, कौन धर्म थे, ये हमने पढ़ लिया। रशिया की इकोनॉमी कैसी थी, रशिया की सोसाइटी कैसी थी, सुनिए, रशिया की जो इकोनॉमी थी वो 85% एग्रीकल्चर बेस्ड थी। 85% कैसी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इसका मतलब एग्रीकल्चरिस्ट ज्यादा थे। 15% इंडस्ट्री में काम करते थे लोग, 15% जो है वो इंडस्ट्री वर्कर हो गए। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और इस कदर बेस्ड थी कि भाई पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा अगर कहीं एग्रीकल्चरलिस्ट थे तो वो रशिया में थे। बता दूं, फ्रांस में 40%, जर्मनी में 50%, और यहां 85%। ये इतना प्रोड्यूस करने लगे कि भाई साहब अपना तो अपना, दूसरों का भी पेट भरने लगे, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन बन गए। इतनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो रही है। तो 2 बातें होती है इकोनॉमी चलाने के लिए, या तो कहीं फैक्ट्री होती है या कहीं खेती होती है। जैसे हिंदुस्तान समझ लीजिए आप, या तो खेत है या कंपनियां हैं। इंडस्ट्री थी पर लिमिटेड एरिया में थी, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, वो भी बहुत कम एरिया में, लिमिटेड एरिया में, कम फैक्ट्री। ज्यादातर काम क्राफ्ट्समैन कर लेते थे, जब फैक्ट्री ज्यादा है नहीं तो ट्रेन लेबर की जरूरत नहीं है, जो कुछ कारीगर थे वही कर लेते थे। तो इसका मतलब ये मेन इंडस्ट्रियल यूनिट है, और इंडस्ट्री हुआ करती थी बहुत कम, ये मैंने आपको बता दिया। बट 1890 तक, 1890 तक क्या हुआ, जैसे ही रेल बढ़ाई हुई, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, पटरियां बिछी, रेल गाड़ी और बनी, बाहर से लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। रेल में बैठ के आते थे, आज यहां फैक्ट्री बनाएंगे, यहां सीमेंट फैक्ट्री सॉरी इंडस्ट्रीज आती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आना शुरू हुआ। जब इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई तो आप देख सकते हो कि अब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का बर्डन रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि 85% इकोनॉमी, कल को एग्रीकल्चर खराब होगी तो क्या करेंगे, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना, रेलवे का आना, और बाद में 1890s में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना। तो ये आप देख रहे हैं, जब इतना सब कुछ ग्रो हो रहा है तो कोल का जो प्रोडक्शन है वो डबल हो गया। मान लीजिए 1 होता था तो 2 किलो हो गया, और जो स्टील का देख रहे हैं, आयरन और स्टील का देख रहे हैं, 1 होता था तो 4 हो गया।
रेलवे फटाफट सामान ढो रही है, बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है, नई नई फैक्ट्रियां बन रही है, तो काहे नहीं प्रोडक्शन डबल और ट्रिपल होगा भाई साहब, बताइए। सब कुछ होने लगा। जब इंडस्ट्रियां बनने लगी तो लोग काम करने लगे, लोग काम करने लगे तो लोगों की समस्याएं भी बढ़ने लगी। लोगों की बढ़ती हुई समस्याओं को देखकर सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स ये सब तो है ही है, तो वो सोच के लोग दबाव तो दे ही रहे हैं। सरकार को फैसला ले कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उन पर नजर रखी जाए, कितने घंटे काम कराते हैं, और उन्होंने इसके लिए वेजेस और लिमिटेड आवर्स कर दिए। बोल दिया कि भाई तनख्वाह जो है, मतलब ये तो हमारा है, ठीक है, मैं अपने से बता रहा हूं, ये फिक्स कर दिया है ना, है ना। और दूसरा क्या कि मिनिमम, मतलब मिनिमम तो कर ही दिया, मिनिमम फिक्स कर दिया, और जो वर्किंग आवर्स है बोला कि 10 से 12 होने चाहिए बस। पर साहब कौन मानता है? जिस इंस्पेक्टर को इस निगरानी के लिए रखा था वही काम नहीं कर पाया। मालिक बड़े बड़े लोग हैं, कोई आ जाए, इंस्पेक्टर आ रहा है, चाय कॉफी नाश्ता पेप्सी का इंतजाम करो, आइए साहब आइए आइए। कितने घंटे काम चलता है तोरे यहाँ? 4 घंटा, तोरे 6, मिलाकर 10 करते 2 लोग हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंस्पेक्टर को रखा गया, इंस्पेक्टर फेल होता है, इंस्पेक्टर को मिशन में सक्सेसफुल नहीं मिलती, उसे पता ही नहीं चला उसे भेजा किस काम के लिए था, और असलियत में लोग जो है 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, अप टू 15 आवर्स तक काम हो रहा है भाई साहब। 10 से 12 घंटे अलाउड था। सोच लीजिए क्या हो रहा है यहां पर। चलिए, काम में फेलियर मिला, लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। वर्कर का सुनिए, शहरों में लोग आते कहां से? गांव से। कुछ लोगों का अभी तक गांव से वास्ता था, मतलब गांव आते थे छुट्टियों में, फिर काम के टाइम पे शहर चले जाते थे, और कुछ लोग परमानेंट शहर में बस गए। गांव में क्या है, परमानेंट शहर बच गए। तो लोगों की स्किल्ड में भी फर्क है। आप देख रहे हैं डिवीजन ऑफ थिंकिंग और सोच, देखिए लेबर की। लेबर कह रहा है मैं गांव से हूं, तू शहर से है। एक कह रहा है क्या कि मैं स्किल्ड हूं, एक कह रहा है मैं अनस्किल्ड हूं। स्किल्ड कह रहा है फैक्ट्री जिसमें मेटल वेटल इंडस्ट्री में काम करता है, वो कह रहा है मैं तुम्हारी तरह थोड़ी है, कढ़ाई बुनाई का काम कौन करेगा भाई, मशीन चलानी पड़ती है, कंप्यूटर में कमांड देनी पड़ती है, सरिया निकाल के काट के ट्रक में डालनी पड़ती, कितना स्किलफुल काम है, मैं तुम्हारे बहुत ऊपर हूं, तुम क्या लेबर हो। तो लेबर की स्किल के ऊपर डिवीजन हो गया, लेबर की गांव के रिलेशन के बेस पर डिवीजन हो गया, और तो और सुनिए जेंडर के ऊपर डिवीजन हो गया। क्योंकि फैक्ट्री में आप देखेंगे 31% के आसपास आई थिंक महिलाएं काम करती थी, बट उनकी जो सैलरी थी, अभी आप देखेंगे, हाँ महिलाएं 31% थी, बट जो इनको पैसा मिलता था पुरुष के मुकाबले वो बहुत कम, और यहां पे बहुत ज्यादा मिलता था। एक और डिवीजन, जेंडर डिवीजन तो है ही है, सैलरी डिवीजन भी है, एक को ज्यादा एक को कम। तो मैन एंड वुमेन लेबर डिवीजन भी हमने देखा है इनकी सोसाइटी में। तो इसके बावजूद डिवीजन है, डिवीजन है भाई साहब, डिवीजन है। आप महिला है, मैं पुरुष हूं, आपकी तनख्वाह कम, मेरी ज्यादा है। आप मेटल वर्कर है, मैं क्राफ्ट पीपल हूं। आप गांव के हैं, मैं शहर का हूं, तो हम बट गए। तो इसका मतलब अगर हम पे कभी समस्या आई तो हम ये भूल जाएंगे कि वी आर लेबर्स, और आपके सीने में जो दिल है वो मेरा दिल जैसा ही धड़कता है, मैं गरीब आप गरीब, एक कनेक्शन तो है ना, मैं गरीब आप गरीब। तो जब इन डिवीजन के बावजूद भी अगर कहीं हड़ताल करनी होती थी, किसी के साथ गलत होता था, तो ये सब एकजुट हो जाते थे, ये सब एकजुट हो जाते थे। और 1896 और 97 में तो इन्होंने बहुत हड़तालें की। जब भी किसी लेबर के साथ समस्या हुई, सब एक साथ हुए और स्ट्राइक करने निकल गए, और ऐसी स्ट्राइक मेटल इंडस्ट्री में ज्यादा देखने को मिली। गांव में ये तो हो गया, शहर में। गांव में क्या हाल है? गांव में जो पीजेंट्स है वहां पर उसकी अपनी समस्या है। वो कह रहे हैं इनकी जमीन लेके मेरे को दे दो। राजाओं ने नोबल्स को दिए, चर्च पीपल को दिए, बड़े बड़े जमींदार इनकी जमीन हमें बांट दो। यानी कि गांव में जमींदार, नोबल क्लास, चर्च पीपल, रिच लैंड ओनर्स की चलती है। पीजेंट्स इनसे परेशान है। पीजेंट्स कह रहा है कि हमें जमीन दे दो। क्यों? क्योंकि जैसे फैक्ट्री में कमा के देने वाला लेबर पर मौज लेने वाला मालिक, वैसे ही कमा के देने वाले हम और मौज लेने वाला नोबल क्लास, क्लर्जी क्लास और रिच लैंड ओनर्स, या फिर बड़े अमीर आदमी। तो ये क्या डिमांड करते हैं? दे वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स। इनकी लैंड हमको दो। बोले हम नहीं देंगे, तो बोले हम रेंट नहीं देंगे, और तो और तोरा मर्डर, हत्या भी हम कर देंगे। कई जगह हत्याएं हुई लैंडलॉर्ड्स की, डर बिठाने के लिए, भय बिठाने के लिए। और 1905 तक तो ये बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा। हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या यहां पर भी कुछ सोच मिल रही है? जैसे लेबर लेबर वहां कनेक्टेड थे, यहां भी कनेक्टेड थे। गांव में सोशलिज्म कैसे दिखा? पीजेंट ने सोशलिज्म कैसे दिखाया? तो सुनिए प्यार से, ध्यान से। पीजेंट सोशलिज्म का मतलब होता है मेलजोल। मेलजोल के लिए वो क्या करते थे? 10 लोगों के पास जमीनें हैं, लाकर एक आदमी मुखिया चुन लिया, भाई साहब ऐसा कीजिए, ये 10 जमीन है, 10 पार्ट है, मान लीजिए ये 10 पार्ट है, ठीक है, और ऐसा 5 लोग मान लो, 5 लोग मान लो, तो हर एक किससे 2-2 अपने सबने दी। फॉर एग्जाम्पल सबने अपना 2-2 पार्ट दे दिया। 5 लोग हैं, 10 जमीन है,
एक इनका बंदा हेड है जिसको मीर कहते हैं। ये क्या करता था, अगर इस फैमिली में एक बच्चा है, मतलब क्या बोले ऐसा 1+1 मियाँ बीबी है, और यहाँ पे मियाँ बीबी +4 बच्चा है, यहाँ पे 1+1 है, यहाँ पे 1+1 है, यहाँ पे 1+1 है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उस 4 वाले की है, उसके हिसाब से उसको जमीन दे दो। उसको जरूरत ज्यादा है ना, उसको दे दो, बाद में फिर तुम्हारी आएगी, कभी तुमको दे। मतलब कि कलेक्टिवाइजेशन का एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जहां पे सोशलिज्म भारी है, जमीन इकट्ठी करो और बांट के इसका दे दो जिसको जरूरत पता है। तो ये चीज और कोई इन्हें कौन सिखा रहा था? कोई नहीं सिखा रहा था, खुद से आ रही थी। नेचुरली बोर्न टैलेंट ऑफ सोशलिज्म, अंदर भरा हुआ इनके सोशलिज्म। तो जो उनका मुखिया था, मीर होता था, वो उसी हिसाब से जमीनों को बांट देता था। सोच देख रहे हैं लेबर की एकता कैसी होती है। तो सोशलिज्म रशिया में आ कैसे रहा है ये तो बता दो। सब कुछ देख लिया, लेबर में भी दिख रहा है, पीजेंट्स में भी दिख रहा है, पर आ कैसे रहा है? तो सुनिए मेरी बात। 1914 से पहले सब पार्टियां, जितनी भी पार्टियां काम करती थी, एचडीपीओ चाहे कोई भी, सब इलीगल था। तो इसलिए जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी 1898 में स्टैब्लिश हुई, 1914 से पहले हुई। तो जब 1914 से पहले सब पार्टियों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ये पार्टी छुप छुप के काम करने लगी। सामने आएंगे तो पकड़ के पीटे जाएंगे, तो छुप छुप के काम करने लगी। कुछ सोशलिस्ट जो है वो गांव चल के पीजेंट्स को सपोर्ट करने लगे। क्यों करने लगे भाई? उनका स्टाइल पसंद आ गया सोशलिज्म का। हम दुनिया को सिखा रहे हैं, पूरे यूरोप को सिखा रहे हैं, और यूरोप के गांव में लोग सीखे पड़े। रशिया में लोग सीखे पड़े, क्योंकि जमीन जिस तरीके से बांट रहे हैं यही तो सोशलिज्म है। वो पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि भाई सोशलिज्म को अगर कोई सही तरीके से चला सकता है, कोई सही तरीके से समझता है, तो वो पीजेंट्स है। तो पहुंच गए, वहां जाके पहुंच गए। पहुंचते के साथ ही क्या किया उन्होंने? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बना दी 1900 में, चुपचाप अंडरग्राउंड, चुपचाप एक पार्टी बना दी। तो अब पार्टी के हो गए दो टुकड़े, एक तो ये पार्टी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पार्टी, और दूसरा ये डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पार्टी। मतलब दो पार्टी हो गई, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिवॉल्यूशनरी पार्टी। वो साइड में मत जाना, ऐसा एक्सचेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दो पार्टी हो गई, एक हो गई सोशलिस्ट और एक हो गई डेमोक्रेट, मतलब रिवॉल्यूशनरी और डेमोक्रेट, ऐसे याद रखना। क्रांतिकारी वाली आरएसडीपी, बताइए किसकी पार्टी थी ये? कमेंट में सेक्शन में बताइए। एक बंदा जिसे जेल, मतलब देश से बाहर निकाला गया, अभी वो आएगा देखना। आ गया, एलो में आ गया। क्या उन्हें नाम है इसका? क्या नाम है भाई तेरा? नाम बता, नाम बता। नहीं बता रहा, गंजू चोपड़ा कहीं का। चलिए, सो लेनिन को महसूस हुआ कि पीजेंट्स एक जैसे नहीं है। आरएसडीपी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का मुखिया था व्लादिमीर लेनिन। इसने बोला पीजेंट्स एक नहीं हो सकते हैं। बोला क्यों नहीं हो सकते? तो बोला क्यों? क्योंकि कुछ के पास बहुत जमीन है, वो पुअर है, मतलब रिच है, कुछ पुअर है, और कुछ जो रिच है वो अपने यहां गरीबों को काम कराते हैं। तो ये तो कहां है? अगर ऐसी बात है तो जमीन पूरी दे दो। ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। सो दे कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। ये तो हो ही नहीं सकते समाज का पार्ट, सोशलिज्म का पार्ट नहीं हो सकते, सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। अरे अगर इतनी सोशलिस्ट की पढ़ रही है तो तुम्हारे पास है तो बांट दो ना, नहीं बांट। स्प्लिट इन रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। इस सोच के कारण लेनिन ने बोला भाई मैं तो नहीं मानता इनको अपनी पार्टी, सोशलिस्ट का पार्ट, सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट मैं नहीं मानूंगा। दूसरे ही उसी आरएसडीपी में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तू नहीं मानेगा तो क्या हो गया, हम तो मानते हैं, सही लोग हैं, क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार आरएसडीपी में डिवीजन हो गया। डेमोक्रेट पार्टी अभी भी गांव वालों की साइड है, पीजेंट की साइड है। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, सॉरी रिवॉल्यूशनरी पार्टी इस तरफ है, गांव वालों की साइड है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो लेनिन की थी, अब उसमें दो सोच हो गई, जिसकी वजह से एक ग्रुप बोल्शेविक बना, एक ग्रुप मेंशेविक बना। बोल्शेविक वो था जिसको लेनिन हेड कर रहा था, और मेंशेविक वो था जिसे जूलियस मार्तोव लेड कर रही थे। मतलब कि अब लेनिन की सोच में ही दो सोच आ गए, लेनिन की पार्टी की सोच में। बोल्शेविक जो ग्रुप है उसके मुखिया व्लादिमीर लेनिन, इसके जूलियस मार्तोव। ये कह रहे थे कि पार्टी में सब लोग नहीं आ सकते, केवल वो लोग जो जार की सोच से मैच करते हैं, लिमिटेड लोग, अच्छे क्लास के लोग, रिच क्लास लोग। हमें क्लास बना रहे हैं यार, नॉट प्रोवाइडिंग सरकारी स्कूल। यार कितने लोग पार्टी में मेंबर होंगे, कौन होगा, ये हम फैसला करेंगे। या भैया आजाद परिंदे हैं, पार्टी सबकी है, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, हमें कुछ नहीं। तो अब शुरुआत होती है 1905 रेवोल्यूशन की। कैसे शुरुआत होती है सुनिए। अभी तक आपने कहीं ये नहीं पढ़ा होगा कि जार के ऊपर पार्लियामेंट आ चुका है या जार किसी के कब्जे में, नहीं। लिबरल्स, नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, जो पीजेंट थे, इन सब ने मिलकर जार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इसमें मुस्लिम जादिदिस्ट लोग भी थे। जादिदिस्ट कौन लोग? वो मुस्लिम लोग जो मॉडर्न इस्लाम को सपोर्ट करते थे, पढ़ी लिखी बात करते थे, उन लोगों ने इनके खिलाफ हल्ला बोल दिया। वही 1905 में रिवॉल्यूशन होगा। अब 1905 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उससे पहले सुनिए 1904 का जो साल था, 1905 में तो जो आप पढ़ेंगे अभी जो मैंने बताया, 1905 में चीजों के दाम अचानक बढ़ने लगे और लोगों के पास सैलरी घटने लगी। क्यों? जब आप आज 20 रुपए की ब्रेड ले रहे हो, कल 40 के लोगे तो 20 रुपए कम आपको नजर आएंगे। क्यों? मेरी तो तनख्वाह घट गई यार, सेविंग में 20 रुपए कम हो जाएगा।
बहुत सारी एसोसिएशन बनने लगी, लोगों ने ग्रुप बना लिया कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ करना है, कुछ करना है। ऐसी एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था पुतिलोव आयरन वर्क, रशिया में। यहां क्या होता है, यहां एक फैक्ट्री से 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद होती है हड़ताल और 1,10,000 लोग पहुंच जाते हैं भैया राजधानी की तरफ, सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ। क्या डिमांड लेके? डिमांड क्या करे सुनिए, वर्किंग आवर घटाओ, 15 नहीं 8 घंटे काम करेंगे, तनख्वाह बढ़ा के दो, वर्किंग कंडीशन में। टॉयलेट का करता किया था, कमोड टूट के गिर गया यार, पानी की टूटी हाथ में आ गई, पानी किधर से रोकू? प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, हेयर देयर, येलो डर्टी हेयर, सब कुछ हो रहा है इधर। तो उन्होंने बोला कि भाई इनका नहीं सुनने का है। आगे बात करते हैं। सो व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गेपोन, भीड़ चल रही है, चलती जा रही है, अचानक एक लीडर निकल के आता है। लीडर का नाम है, किसकी लीडिंग कर रहे हैं ये? सॉरी, 1,10,000 फैक्ट्री वर्कर जो निकल कर गए हैं, उनकी लीडिंग कर रहे हैं फादर गेपोन, जो कि पहुंचते हैं कहां? विंटर पैलेस, सिटी कैपिटल की तरफ पहुंच रहे हैं। इन पर पुलिस हमला बोल देती है, बहुत लोग मारे जाते हैं साहब, बहुत लोग, हत्याएं होती हैं, टांग टूट गई, सर फूट गया। दिन था इतवार, खूनम खून हो गया, इसलिए इसका नाम ब्लडी संडे हो गया, ब्लडी संडे हो गया। और यहीं से ही रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है 1905 की, यहीं से शुरुआत होती है 1905 की। जो लिबरल्स थे, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, जो सोशलिस्ट लिबरलिस्ट थे, यानी कि मेंशविक वाले, पीजेंट्स लोग और अपने लिबरल्स लोग, ये सब मिलकर डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। तो मार रहे, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती तो आज ये मारपीट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट एंड जातिदिस्ट, और इसी लड़ाई में उनको नेशनलिस्ट और जातिदिस्ट का सपोर्ट मिला। जातिदिस्ट कौन मैंने बताए थे? ऐसे लोग जो मॉडर्न इस्लाम को सपोर्ट करते थे, उन्होंने इन लोगों का साथ दिया, लिबरल्स लोगों का साथ दिया। जार ने बोला ठीक है पार्लियामेंट बना लो यार, बहुत हुई मारा मार, अब की बार जार की सरकार, ठीक है, जार के ऊपर एक सरकार बैठ गई, डूमा इनका पार्लियामेंट बना दिया गया। कुछ समय बाद जो है जार बोलता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सबको हटाओ, अब इनकी क्या जरूरत है, बना तो दी सरकार, इलीगल। सो नाउ दे वर्ड अनऑफिशियली, इसका मतलब अब ऑफिशियल रूप से वो काम नहीं करेंगी, है ही नहीं। इसने हर प्रकार की एक्टिविटी पर, पॉलिटिकल एक्टिविटी, मेरे खिलाफ कहीं रैली नहीं होगी, कहीं भाषण नहीं होगा, सब बंद होगा। तो इस तरीके से तो इसने जाल फैलाया। फिर क्या किया इसने? पहली ड्यूमा को, पहली जो सरकार बनी, पार्लियामेंट बनी, 75 दिन में उसको डिसमिस कर दिया। दूसरी को उसने 3 महीने में कर दिया। ये खेल खेल रहा था जार, बार बार लोगों की बनी हुई सरकार को डिसमिस कर दिया। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और इस टाइम इसने क्या किया, जब 2 बार पार्लियामेंट को इसने डिसमिस किया, तो वोटिंग राइट में चेंज कर दिया कि अब वोटिंग राइट किसको होंगे ये मैं तय करूंगा। वोटिंग राइट इस हिसाब से चेंज किया कि अब जो सरकार बनी उस 3rd ड्यूमा में से केवल और केवल कंजर्वेटिव लोग ले लिए। कंजर्वेटिव वही लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे। कंजर्वेटिव असेंबली, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब कंजर्वेटिव असेंबली बन चुकी है, कंजर्वेटिव लोगों की असेंबली बन गई। और सुनिए क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 1914 to 1918 का टाइम था, रशियन एम्पायर के साथ क्या इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट होता है, आप सभी जानते हैं, लोगों ने शुरुआत में राजा को इसलिए सपोर्ट किया कि राजा शायद हमारी मनोकामना पूरी करेगा, राजा को सपोर्ट करते, और फर्ज भी बनता है अपने राजा को सपोर्ट करने का, लोगों ने किया। शुरुआत में जार ने लोगों से सलाह ली, ड्यूमा से सलाह ली, क्योंकि कंजर्वेटिव के बीच में कुछ रिच पीपल, कुछ लिबरल वो भी तो थे ना, जो लिबरल कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहे थे, उनसे सलाह ली। बट आफ्टर सम टाइम उसने कह दिया मैं इनसे सलाह नहीं लेता, कौन बार बार इनसे डिसीजन पूछेगा, मेरे मन में जो आ रही है मैं करके आऊंगा। सो पीपल ने इसीलिए बोला कि तेरे मन में जो आ रही है तू कर, हमारे मन में आ रहा है जो हम करेंगे। तो पीपल स्टार्टेड अनसपोर्टिंग, जार तू हमारा नहीं रहा यार, जार तू हमारा नहीं रहा यार। इसलिए लोगों ने क्या किया, गुस्से में आके बोला सेंट पीटर्सबर्ग, अच्छा इसका तो नाम बदलना पड़ेगा। इसका नाम बदल के जर्मन नाम कर दिया और नाम हो गया क्या, पेट्रोग्रेड। तो अगर आपसे पूछा जाए सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या है, पेट्रोग्रेड, जो कि अब जर्मन नेम है, अब जर्मन नेम है, पेट्रोग्रेड कर दिया। लोग गुस्सा आ रखे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या डिफरेंस था, सुनिएगा। वेस्टर्न फ्रंट पे भाई, जब यूरोप ऐसे लड़ रहा था, जब ऐसे रशिया लड़ रहा था, तो ऐसा आप देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट वाली साइडों पे क्या फर्क आ रहा है। तो जो आर्मी वेस्ट से लड़ रही थी वो गड्ढों में लड़ाई लड़ रही थी, तो उन्हें सेफ्टी मिल जाती थी, पर परेशानियां भी होती थी। ईस्ट में जो आर्मी पड़ रही थी वो प्लेन एरिया पे लड़ रही थी, मौत भी ज्यादा हो रही थी, पर बढ़ाई भी जल्दी जल्दी हो रही थी। भाई प्लेन ग्राउंड पे भागते हुए जाना और गड्ढों में ऐसे 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 करके जाना। रशियन आर्मी को 1914 और 16 में काफी हार मिलती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जर्मनी में जब तक
हार नहीं हुई थी जब तक अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करने आया, मतलब अमेरिका रशिया वाली टीम को सपोर्ट करने नहीं आया। अमेरिका क्या आते, जर्मनी कैसी तैसी हुई थी, तो जर्मनी ने शुरुआत में फ्रांस और इटली के कुछ इलाकों पे जैसा धड़ाम धूम किया था वो करके किया था। तो इसमें पहली वर्ल्ड वॉर में 1916 तक की बता रहा हूं, 1960 तक बहुत हार हुई, बहुत मृत्यु हुई, बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका आएगा तब फायदा होगा। तो जब रशियन आर्मी हार रही है तो रशियन आर्मी बोली भाग भाग, ए क्या कर रहे हैं, पीछे को भाग। रशियन आर्मी भागती गई, रास्ते में गेहूं के पेड़ काट दे, बंदूक से चाकू से, बम लिए, बिल्डिंग उड़ा दी। लोग घर में रह रहे हैं, मैगी खा रहा है, 2 मिनट में मैगी, जैसी मैगी है धड़ाम धूम, मैगी दीवार पर, बंदा ऊपर, कहता मैगी हो गई। तो जब रशियन आर्मी लौटने लगी तो उन्होंने फसलें नष्ट की, बिल्डिंगें उड़ा दी, किस लिए, ताकि अगर हमारे पीछे दुश्मन सेना आए, जर्मन की सेना, तो उसको खाने के लिए खाना ना मिले, रहने के लिए घर ना मिले। फिर हम इन्हें बताएंगे। इस हरकत के कारण 30 लाख लोग घर से बेघर हो गए। गुड्स की सप्लाई या वो रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि आप सुनिएगा, ये जो बाल्टिक सी दिख रहा है आपको, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, ये जो बाल्टिक सी दिख रहा है, और जो ये ऐसे जाते थे, यहां से ऐसे जा रहे हैं, जर्मनी से ऐसे सामान जाता था इस मार्ग के थ्रू। इस पर कब्जा कर लिया किसने, जर्मनी ने। जर्मनी बोले ले ठेंगा, अब दिखाऊंगा तुझे। खाना सब कंट्रोल हो गया, तो बाल्टिक सी पर किसका कंट्रोल हो गया, जर्मनी का। सप्लाई हो गई कट। रशिया में इंडस्ट्री नहीं है, इतनी सी इंडस्ट्री है, कैसे चलेगा काम। अरे अब तुम सोच रहे होगे सर अनाज तो था, अनाज पकाओगे, किस पर और चीजों की जरूरत नहीं होती क्या, वो सब भी सप्लाई बंद। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी, रेलवे लाइन टूट गई, लेबर कम हो गया। कैसे हो गया, अरे जो सही मर्द था तुमने उसको तो लड़ाई में मरवा रहे हो, खेती कौन करेगा, तो वर्कशॉप जो है वो बंद होने लगी। काम धंधे की जगह पे काम कौन करेगा, लेबर। लेबर कहां है, हमले में, युद्ध में, वो वहां मर रहे हैं। तो जो अनाज उगता था, 85% जो अनाज उगा रहे थे, चलो मान के चलो कि अगर आधा लेबर भी चला गया, आधा लेबर उगा रहा है, तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी उगा रहा है, वो तो जो देश के बॉर्डर पे सेना लड़ रही है वो जिंदा रहेगी, तो तुम बचोगे ना। उठा उठा के गेहूं भेजने लगे, आटा वाटा सब महंगा हो गया, उसकी कमी हो गई। विंटर तक आते आते लोग जो वो लड़ाई के लिए, मतलब रोटी की लड़ाई लड़ गए भाई साहब। खाना नहीं, खाना दो, खाना दो। 1916 तक आते आते लोग जो है वो अब रोटी से लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, रोटी वोटी सबकी लड़ाई होनी शुरू हो गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी हवा टाइट कर दी है। बात करते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। अब क्या हो रही है, क्रांति और तेज होगी। जो कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग थी, जिसका नया नाम अब सेंट पेट्रोग्रेड है, वहां पर अब रिवॉल्यूशन होगा। उस शहर में एक नदी थी जिसका नाम था नेवा। नेवा नदी के राइट में वर्कर के हेडक्वार्टर, फैक्ट्री, लेबर, ये सब था। लेफ्ट में अच्छे अच्छे मॉल, विंटर राजा का महल, ऐसा पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, टेलीग्राफ बिल्डिंग, यहां तक कि पार्लियामेंट भी उसी साइड है। जब लोग परेशान होते हैं तो लोग इधर आएंगे, इधर हमला करेंगे, और यहीं से कहानी अब देखना इंटरेस्टिंग होगी। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो जाता है, एक फैक्ट्री बंद हो जाती है। किस साइड, इस साइड फैक्ट्री बंद हो गई। 50,000, मतलब जो 50 फैक्ट्री थी, उनके जो वर्कर्स थे, उनको लगा इनके साथ गलत हुआ, चल दिए हम तुम्हारे साथ हैं। एक फैक्ट्री के वर्कर की सपोर्ट सिंपैथी में 50 और फैक्ट्री के लोग आ गए। और आप हैरान मानिएगा, कई सारी फैक्ट्रियों की जो लीडरशिप कर रही थी, जो इस फैक्ट्री स्ट्राइक जो चल के अब लेबर आ रहे हैं 50 के 10-15 की तो महिलाएं लीडर थी। मतलब यहां मेल के साथ फीमेल भी हैं। और जब फीमेल ने इस स्ट्राइक में साथ दिया, जब इस आंदोलन में साथ दिया, वहीं से कहलाया इंटरनेशनल वुमेन डे। बॉय, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे महिला लड़ रही है, क्या बात है। वहां से महिला स्ट्राइक होता है। तो डेमोस्ट्रेट वर्कर जो है वो कहां पहुंच जाते हैं, सिटी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, एक जगह, एक स्ट्रीट, एक मोहल्ला, एक इलाका है, जो वहां पहुंच गए, लोग पहुंच गए। स्ट्राइक करते करते वहां तो कुछ है ही नहीं, भीड़ पर हमला कर देती है पुलिस, तितर बितर कर देते हैं। बट भीड़ 22 को निकली थी, फिर शाम को भगा दी गई है, 24-25 को वापस आ गई। 24-25 को वापस आ गई, 25 को सरकार ने ड्यूमा सस्पेंड कर दिया, ड्यूमा जार ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटर वापस आ जाते हैं 26 को, और 27 को पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और नारे क्या थे, खाना दो, तनख्वाह दो, अच्छे काम दो, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज दो, डेमोक्रेसी दो, पार्लियामेंट दो, हमारे को आने दो, ये सब आने दिया। जब सरकार ने बोला अच्छा हमको समझा रही है, तो उन्होंने अपनी घोड़ वाली सेना भेज दी है, घोड़ों पे सवार सेना, जाके हमला कर दो, मार डालो इन लोगों को, जिस पिछली बार तुमने भगाया था इस बार भगा दो, गोली मार दो। सेना बोली हम नहीं करेंगे। इस बात से बगावत की बू आ रही है, और इन्हीं सेना के एक जवान ने अपने आर्मी ऑफिसर पर गोली चला दी, उसे हत्या कर दी। और वहां से शुरू होती है सेना की बगावत, यानी कि अब सेना भी इनका साथ नहीं दे रही, जार का साथ नहीं दे रही, सरकार का साथ नहीं दे रही। तो सेना और वर्कर
दोनों जाकर संसद में बैठते हैं। आर्मी है, ऑब्वियसली बात है, आराम से रूल कर सकते थे, नेताओं की ऐसी की तैसी जाके बैठ गए। और यही बना क्या, डूमा बना पेट्रोग्रेड सोवियत, क्योंकि ये किस इलाके में था, पेट्रोग्रेड में। सोवियत क्या होता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। सोवियत किसकी बनी है, आप देख सकते हो, आर्मी पीपल। सोवियत किसकी बन रही है, आर्मी प्लस वर्कर की, आर्मी प्लस वर्कर की। जाकर ये जो आर्मी का एक रिप्रेजेंटेटिव है या फिर इस ड्रूमा का रिप्रेजेंटेटिव है, इसके कुछ लोग जार के पास जाते हैं। साहब आपको समझा रहे हैं, आप छोड़ दीजिए वरना आपकी हालत बहुत बुरी होगी, लुईस 16 जैसी बना देंगे। बोला ये कौन है, बोला जोगिंदर सर से पूछ लेना लुईस 16 कौन है। वो मेरे पास आया, मैंने बताया, उसने बोला भाई मैं पद छोड़ रहा हूं। 2 मार्च को जार ने अपना पद छोड़ दिया और सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स ने क्या बना ली, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना ली, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, ताकि देश की सरकार को चलाया जा सके। इलेक्शन वगैरह बाद में, इलेक्शन वगैरह बाद में होंगे, टेम्पररी सरकार बना दी गई है। फरवरी में तो ये सब हो गया, जार जा चुका है। अब फरवरी के बाद क्या होगा, फरवरी महीना तो निकल गया, फरवरी के बाद क्या होगा, आर्मी ऑफिसर उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे, बड़े बड़े जमींदार उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे, इंडस्ट्रियलिस्ट उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे। देखिएगा, ध्यान से सुनिए, सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स। सोवियत लीडर्स मतलब ये लीडर्स, अब इनमें भी वर्कर्स बेचारे ऐसे बैठ गए, आर्मी के लोग आगे आ गए, आर्मी के लोगों ने बोला हम बैठे तो है तुम्हारे लिए, आर्मी के लोग वहां से प्रमोट हो गए, कहीं ना कहीं वर्कर फिर दबा, वर्कर फिर दबा। क्यों, क्योंकि आर्मी वालों ने उनमें जगह ले ली, लैंड ओनर्स को वैसे साथ ले लिया, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन को वैसे साथ ले लिया। यही लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट में ज्यादा थे। लिबरल्स और सोशलिस्ट अमंग देम वर्कड टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और लिबरल्स और सोशलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट में लिबरल्स भी थे, आपको पता है, लिबरल्स बिजनेसमैन तो थे, उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम किया। सोवियत लाइक पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। और ऐसे ऐसे पूरे यूरोप में आप देखेंगे कि सोवियत स्टैब्लिश करने जाने लगी। ठीक है, अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन है, जिसको बाहर निकाला गया था गद्दारी और ऐसे ही भाई सोच के कारण कि अब हमारी सरकार बनेगी, अब व्लादिमीर लेनिन की एंट्री होती है और वो क्या कहता है कि भाई अब ये सोवियत के पास सही टाइम है पावर में आने का। क्यों, क्योंकि इनकी सरकार बन गई, कल को ऐसे दिक्कत हो जाएगा तो अपना को यहीं पर इसको पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। सो लेनिन क्या कहता है, भाई वर्ल्ड वॉर खत्म करो। क्यों, क्योंकि ये फरवरी रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ है, वर्ल्ड वॉर खत्म होगा 1918 में। उसने बोला अभी खत्म कर दो, बैंक को और लैंड को, सुनिए, लैंड को किसको दे दो, पीजेंट्स को दे दो, ये भी शांत रहेंगे। बैंक को नेशनलाइज कर दो, सरकार के अंडर दे दो बैंक को। ये 3 डिमांडें की, इन 3 डिमांड को कहते हैं हम अप्रैल थीसिस। जो लेनिन ने डिमांड की, यानी बोल्शेविक पार्टी के मुखिया ने जो डिमांड की, वो बोल्शेविक पार्टी के लोगों को पसंद है। उन्होंने बोला यार चलने देना, अभी तो थोड़ा सॉल्व तो होने दे, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट आगे देश चलाए, फिर चुनाव होंगे, जब हम इंटरेस्ट दिखा लेंगे, अभी से क्यों आग बबूला हो रहा है। पर बाद में इस पार्टी को समझ आने लगा कि भाई ये फैसला लेनिन का सही रहता। क्यों, अब आप देखिएगा, लेनिन ने बोला कि हम अपनी पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी से बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख लेंगे। क्यों, हम जिस तरीके के चेंज की बात कर रहे हैं, बहुत तेजी तरीका है चेंज लाने का, हम अपनी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर लेंगे। और पेट्रोग्रेड सोवियत जब पूरे इलाके में फैलने लगी, वर्कर स्ट्राइक करने लगे और हमले हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वर्कर मूवमेंट फैलने लगा। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, क्योंकि इसमें कौन है, आर्मी पीपल है, इसमें कौन है, लैंड ओनर्स है, इसमें कौन है, लिबरल्स लोग जो आगे, पर इसमें वर्कर तो नहीं आए। सारे लिबरल्स थोड़ी वर्कर के लिए सोच रहे थे। जब ये लोग अपनी अपनी चलाने लगे तो वर्कर्स ने आंदोलन इनके खिलाफ कर दिया कि तुम ही हमारा साथ नहीं दे रहे, तुम ही गद्दार हो। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोला अच्छा हमें सिखा रिया है, तो इन्होंने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, है ना। तो ये हो रहा है शहर में। गांव में सुनिए, पीजेंट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरी जो लीडर थे, उन्होंने जोर दिया कि भाई यहां जमीन बांट दो, क्योंकि शहर में तुम, वहां सरकार है, अभी तो आर्मी की सरकार है, एक तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट है, राजा है नहीं, अच्छा मौका है, जमीन बांट दो। तो जो किसान थे उन्होंने जुलाई और सितंबर के बीच में काफी जमीनों पर कब्जा कर लिया। ध्यान से सुनना, प्रोविजनल गवर्नमेंट शहर में ऐसी तैसी कर रही है वर्कर क्लास की, और यहां किसान जमीन पर कब्जा कर रहा है। महीना पहुंचता है अक्टूबर का, फरवरी से चलते चलते ऐसे चलते चलते महीना अक्टूबर का लेता है। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन कहता है उससे, पेट्रोग्रेड सोवियत से और बोल्शेविक पार्टी से कि भाई साहब अब ये समय है, हम पावर में आना चाहते हैं, हमें पावर आनी चाहिए। लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत, पेट्रोग्रेड सोवियत को कहता है कि भाई अब ये सही समय, हमें पावर में आना चाहिए। सो इसके लिए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। कौन था उसका हेड, लियोन ट्रोट्स्की। वो कह रहा है यही सही समय है अब आंदोलन तेज करने का, वहां पीजेंट लड़ रहे हैं, यहां वर्कर परेशान है, कर दो आंदोलन। तो 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, जो उस प्रोविजनल गवर्नमेंट के
आर्मी, लैंड ओनर्स, लिबरल्स, उनका जो मुखिया था केरेंस्की, वो उसको जैसे ही पता चलती है अटैक होने वाला है, कुछ लड़ाई होने वाली है, वो जाता है सेना के पास, भागे भागे सेना के बंदों को लाता है, और सेना के बंदे क्या करते हैं, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का, जो बोल्शिक पार्टी, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करती है, बोल्शिक पार्टी के जो जहां से अखबार निकलता था, जहां से वो मैसेज भेजते थे दूसरों को, उन बिल्डिंग में कब्जा कर लेती है, उसके टेलीफोन ऑफिस, उसके टेलीग्राफ ऑफिस पे कब्जा कर लेती है। जब ये बात इसको पता चलती है लियोन ट्रस्ट को, तो ये अपने लोगों को भेजता है। उसके लिए क्या बनाई गई थी, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, सरकार पर अटैक करने के लिए। उसको ऑर्डर करता है कि जाइए सरकारी ऑफिस तुम घेर लो, तुम इसके मंत्री को बंदी बना लो, गिरफ्तार कर लो इसके मंत्रियों को। तो साथ में वो एक पानी का जहाज लेके निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां नेवा नदी है, यहां वर्कर है, और यहां विंटर पैलेस था, है ना, आपको पता है यहां पार्लियामेंट था, ये सब था। जहाज बीच में लेके आते हैं, ऐसा जहाज की नली इस तरफ की उड़ा दो, महल को सब कुछ उड़ा दो। तो दिसंबर तक बोल्शेविक पूरी तरीके से मॉस्को पेट्रोगेट पर कब्जा इस तरीके से करते हैं। समझ में आया कि नहीं, बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलते हैं। अक्टूबर पहुंच गया, फरवरी से क्या चेंज हुआ वो हमें पता चल गया, कैसे कैसे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद क्या चेंज होता है, बहुत सारे जो वादे थे लेनिन के वो पूरे किए जाते हैं। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, लैंड को लेकर प्रॉपर्टी, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके पीसेंट्स के बीच में बांट दिया गया। शहर में बोल्शेविक ने बड़े बड़े जो घर थे उनको लेकर इक्वालिटी के लिए कि भाई तुम्हारे पास ये छोटा घर है, इसके पास और छोटा घर है, इसमें से हिस्सा दो इसको। कोई नोबल क्लास नहीं, कोई चर्ची क्लास नहीं, आज से अपनी सेना के लिए एक नई ड्रेस बनाई गई, कंपटीशन करवाया गया, और एक खास तरह की ड्रेस को चुन लिया जाता है, और एक खास तरह की ड्रेस को चुन लिया जाता है। सेना की ड्रेस जो आपने देखी होगी, ऐसे सर पे मुकुट और कान जो कवर रहते हैं, इस तरह की ड्रेस को चुन लिया जाता है। बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी करने की बात की गई थी, बना दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया। इलेक्शंस करवाता है फिर, अब असेंबली सामने है, असेंबली हारी हुई पड़ी है, असेंबली की मतलब ऐसा हवा टाइट पड़ी है, इलेक्शन कहता है इलेक्शन कर लेते हैं। असेंबली क्या करती है, क्योंकि असेंबली में अभी भी जो है कंजर्वेटिव क्लास है, लिबरल्स है, रिच है, लैंड ओनर्स है, और बोल्शेविक वाली पार्टी इतनी सी। बेशक आप जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो, आपकी चल रही है, बट अभी भी लोगों का सपोर्ट उधर ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है लेनिन को डिसमिस कर देती है कि हम भाई तेरे तरीके को नहीं मानते। ये क्या तरीका है, हम अमीरों को फकीर बना देगा क्या 2 मिनट में, ऐसा थोड़ी चलता है। और लेनिन कहता है हम तुम्हें नहीं मानते थे। बोल्शेविक मेड पीस ट्रीटी विद जर्मनी। जब ऐसी बातें बोल्शेविक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में लड़ाई होती है तो बोल्शेविक कहता है कुछ तो करना पड़ेगा, मैंने वादा किया था कि युद्ध को खत्म होना चाहिए। बैंक, लैंड, ये दोनों काम हो चुके हैं, बचा है युद्ध। मैं जर्मनी के साथ जाके ट्रीटी कर लेता है, और जर्मनी कहता है हमको नहीं लड़ना, हमको नहीं लड़ना। और इसके बाद ही आप देखेंगे कि जब युद्ध बंद होता है तो पूरी पार्टियों में सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी, सिर्फ एक पार्टी रह गई, जिसका नाम था रशिया, कहते हैं यही बोल्शेविक की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। सो इसने क्या किया, जैसे इसकी सरकार लड़ी, चुनाव अकेला है, अब इसकी चली, इसको सपोर्ट मिला जर्मनी वगैरह से, इसकी सरकार बनती है। ट्रेड यूनियन को कहता है तुम हमारे कब्जे में काम करोगे। साथ साथ सुनिए, जो सीक्रेट पुलिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी पर जब उस समय पिटाई विटाई करते थे, बोल्शेविक नेताओं को पकड़ते थे, अब उनको पनिशमेंट की जा रही है। इससे देखकर यंग जवान राइटर और आर्टिस्ट को लगा क्या बात कर रहा है बोल्शेविक, यही सोशलिज्म है, गरीब लोगों का उत्थान, अमीरों का भगवान, जाइए ऊपर और कीजिए प्रस्थान। कई सारे राइटर्स के दीवाने हो गए, यही चाहिए सोशलिज्म है साहब। बट जैसे ही इसने बोला जो कुछ तुम लिख रहे हो ना ये भी मुझे बता के लिखना, तुम में से पता नहीं कल को कौन गद्दार बन जाए, जैसे ही सेंसरशिप लगाया लोगों को ये नहीं भाया, लोगों ने बोला बेकार है, लोगों ने बोला बेकार है। तब बनती है सिचुएशन सिविल वॉर की। तो सुनिएगा कैसे बनी सिविल वॉर की सिचुएशन। बोल्शेविक अब अपना शिकंजा कसेगा, सेंसरशिप लगा चुका है। बोल्शेविक ने एक वादा किया था लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, अब प्रॉपर तरीके से होगा, अब सरकार है। बोल्शेविक ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गांव में, तो जो फौजी थे वो जाने लगे। बोल्शेविक बोलता क्यों जा रहे हो, बोले साहब हम तो असलियत में किसान हैं, हमारा तो गांव से वास्ता है, आप जमीन बांट ही रहे हो तो हम भी जा रहे हैं। बोला बॉर्डर पे कौन ध्यान देगा, बोले साहब वो हमको नहीं पता है। जब सेना जाने लगी तो जो नॉन बोल्शेविक थे, जो इसके अपोनेंट थे, जो ग्रीन कहते हैं जिनमें नॉन बोल्शेविक, लिबरल्स और ये जो लोग थे जो कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोग, कहले क्या सरकार चलाएगा ये बोल्शेविक, देखियो सारी सरकार खराब कर दिया तूने। इसलिए वो नेता सब इकट्ठे होते हैं, साउथ रशिया में जाते हैं और ये सब मिलकर धावा बोल देते हैं, रशिया के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे।
क्योंकि सेना तो है ही नहीं, सेना तो गांव गई, हमला कर लेते हैं। और 1918 और 1919 में जो ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन थे, ग्रीन थे, और जो व्हाइट लोग थे, जो जार के सपोर्टर थे, उन्होंने जो है लगभग रशियन एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि इनको फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप से भी आर्मी मिल रही थी। बोल्शेविक की आर्मी गांव गई है, ये लोग अटैक कर रहे हैं क्योंकि इनको आर्मी जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन से सपोर्ट मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगा जो बोल्शेविक यहां कर रहा है रशिया में, अगर पता चला जर्मनी, यूरोप इन सब में होने लग गया, अमेरिका में हो गया, तो हमारा तो बट्टा बैठ जाएगा। इसलिए इसको सपोर्ट करो, इसको मरवाने के लिए। तो सुनिएगा ध्यान से, जिन्होंने भी वाइट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, जो नोबल क्लास थी, उन्होंने जैसे ही मौका मिला, जैसे ही उन्होंने देखा कि हमें बड़ी आर्मियों की सपोर्ट मिल रही है, जिन किसानों ने जमीन कब्जे में की थी, उनको मारने लगे, पीटने लगे, भगाने लगे। उन पर डबल प्रहार हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? पीट कौन रहा गांव वालों को? नॉन बोल्शेविक। बोले बोल्शेविक ही अच्छा था भाई, हमला बेकार लोग हैं। नॉन बोल्शेविक के खिलाफ आवाज उठाई लोगों ने, और जनवरी 1920 में एक बार फिर से बोल्शेविक की पकड़ मजबूत हो जाती है, एक बार फिर से आर्मी उसको सपोर्ट करती है, मजबूत हो जाती है। और विद द सपोर्ट ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैदिस्ट, बोल्शेविक को सपोर्ट मिली नॉन रशियन नेशनलिस्ट की, यानी जो उसके बाहर के इलाकों में जो पेट्रोगेट सोवियत बनी थी, अगर आपको याद हो, इसी तर्ज पे जो बाहर सोवियत यूनियन बन रही थी, उन्होंने बाहर से जार को सपोर्ट किया, क्योंकि उधर फ्रांस, जर्मन, अमेरिकन वो सपोर्ट कर रहे थे, इधर से इसको सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से वापस अपना कब्जा प्राप्त होता है। खीवा सेंट्रल एशिया जगह है, खीवा में, खीवा जगह है सेंट्रल एशिया में। वहां बोल्शेविक ने बहुत सारे लोगों की हत्याएं करी, सिर्फ ये कह के कि भाई बोल्शेविक हत्या कैसे करेगा। देखो ये दो लोग हैं, इसको बोला तुम तो भाई बोल्शेविक पार्टी के लोग हो, तुम तो हमारी सोच समझ रहे हो, ये दुश्मन है, इसको मारो। ऐसे मारा गया लोगों को बता के कि ये देखो सोशलिज्म के दुश्मन है, ये देखो बोल्शेविक पार्टी के दुश्मन है, मारो इनको। मारा गया भाई साहब, बहुत मारा गया। जब लोग बनने लगे तो लोग डरने लगे, लोग डरने लगे तो बोलने लगे, ये कैसा सोशलिज्म की बात हो रही है? अगर समाज में हम सब बराबर है तो इनकी हत्या क्यों? इन्हें समझाया जा सकता है। तो बोल्शेविक वालों ने चाल खेली, और उन्होंने क्या करा? टू रेमेडी दिस, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द स्टेट। उनको बहुत सारे लोगों को ऐसे लॉलीपॉप दे दिया कि तुम आजाद हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम जाइए, तुम आजाद हो, खुले विचारों के, तुम अपनी सरकार बनाओ। बट कुछ शर्तें रखी गई। क्या? नोमैडिज्म। अब जो रशिया में सब जगह जाएंगे या यूरोप में कहीं जाएंगे तो नोमैडिज्म होता है जब आदमी अपना खुद का सामान, घर का खाने पीने का, और अपने जानवर को टांग कर उस पर एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह जाता है। जहां जानवर चले वहां इंसान रहे, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना नोमैडिज्म कहलाता है। उसने बोला ये अलाउड नहीं है। लोग बोले ये कैसी बात है, यूरोप तो पूरा है ना, तो यूरोप में हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तेरी सरकार है, सोशलिज्म की बात है, सब एक जगह बराबर है, तो हम जाने दे। नहीं जाने दिया गया, तो लोगों को धीरे धीरे बात चुभने लगी। तो अब बात हो रही है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ। तो सुनिएगा, जब सिविल वॉर हो रहा था, बोल्शेविक ने बैंक नेशनलाइजेशन किया था, ये हम जानते हैं, इंडस्ट्री को अपने अंडर ले लिया था, ट्रेड यूनियन बंद कर दी थी, उसने किसानों को कुछ जमीन परमिट किया कि भाई तुम कर सकते हो, लैंड को कल्टीवेट करो। पहले क्या था कि भाई अब तुम कब्जा कर रहे हो, फिर हम देखेंगे। अब ये बोलते ठीक है तुम कुछ कल्टीवेट करो। लोगों को ये एहसास दिला रहा है कि तुम आजाद हो, वहम में मत रहो कि तुम्हारे ऊपर मैं हूं। ये गलत फहमी दिला रहा है उन लोगों को, ठीक है। स्कूल, एक्सटेंडेड स्कूल सिस्टम बनाया भाई, जिससे लेबर का, वर्कर का, पीजेंट का बच्चा पढ़ सके, वो सब बनाया। सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई कि भाई यहीं से प्लानिंग चलेगी, बोल्शेविक पार्टी यहीं से बनाएगी। सरकार ने 5 ईयर प्लान बनाए। देखिए अच्छे अच्छे काम सुनते जाइएगा। गवर्नमेंट ने सारी चीजों के प्राइस फिक्स कर दिए, पहले 2 प्लान में बनाया भी, और उसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी बढ़ा। चीजों को सरकार जब प्रमोट कर रही है, सरकार जब सपोर्ट कर रही है, वो बढ़ा। अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दी, लोगों को रहने के लिए घर बंगले बना के दिए, मतलब घर बना के दिए, बंगले तो क्या बनाएंगे, उनमें टॉयलेट वॉयलेट की सुविधा दी। और फैक्ट्री वर्कर और लोगों, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए, या फिर इन्हीं लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए पॉलिसी बनाई कि हाँ ले सकते हैं। उसके बाद जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो पार्टी की कमाल संभालता है कौन? स्टालिन। स्टालिन की सोच में आई एक सोच, उसका नाम था कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन ने लेनिन से कुछ सीखा कि ये जो छोटे छोटे लोग खेती कर रहे हैं, इससे इतना अनाज पैदा नहीं हो सकता जितना मैं सोच रहा हूं, या इसमें वो मॉडर्न टूल्स, बड़े ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीनें वो नहीं चल सकती, क्योंकि छोटी छोटी जमीनों पर नहीं उतनी होती। भाई इतना इतना खेत अगर सबके पास रहेगा तो क्या मशीन चलाओ, ऐसा ऐसा खेत रहेगा तो मशीन चलाने का मजा है। तो 1927-28 तक जो सोवियत रशिया में जो गांव थे, वहां पर एक समस्या आई, 27-28 में समस्या आई ग्रेन सप्लाई की। ग्रेन सप्लाई नहीं हो रहा था, अनाज कुछ फसल से नेचुरली मारा जा रहा था। कुछ लोग रोक रहे थे, रोक क्यों रहे थे वो आप पढ़ेंगे।
ग्रेन की सप्लाई इसलिए रुकी क्योंकि लोग तैयार नहीं थे उस रेट पे बेचना जो स्टालिन ने फिक्स की थी, जो लेनिन ने फिक्स की थी। लेनिन ने फिक्स की ना, प्राइस फिक्स करके गया, मिनिमम फिक्स प्राइस करके गया, लोग उसमें बेचना नहीं चाहते थे। 1928 में पार्टी मेंबर जो स्टालिन के पार्टी के लोग थे बोले अनाज क्यों नहीं आ रहा, बोले सरकार रोक रहे हैं, जनता रोक रही है सरकार। बोले चलो गांव टूर करते हैं, किस पे कितना काला गेहूं है, मतलब ऐसा तो काला बाजारी था, कौन स्टॉक कर रहा है, कौन होर्डिंग कर रहा है, पीटो इनको। तो उसने गांव गांव जाकर जो है जितने लोगों के पास अनाज था वो सब अपने कब्जों में ले लिया, जबरन, लोगों से जबरदस्ती, पर फिर भी शॉर्टेज कंटिन्यू रही। उसने बोला कि यार अनाज ले लिया है फिर भी समस्या नहीं जा रही है, इसका मतलब खेतों को एक कर दो, बड़े लेवल पे खेती होगी, मास लेवल पे, तो लोगों के खेतों को कलेक्टिवाइज किया जाने लगा, ताकि क्या होगा, जिससे ज्यादा फसल हो सके, मॉडर्न टूल्स का यूज हो सके, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब हो सके। और 1929 से पार्टी ने सब पीजेंट्स को फोर्स किया कि अगर आपको खेती करनी है तो कलेक्टिवली करनी है, मतलब कि ये आपका खेत, ये आपका खेत, ऐसे नहीं चलेगा, अब पूरा एक खेत है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सुनिए भाई, जमीन पता कैसे चलेगी कौन किसका मालिक है, सब जमीन एक कर दोगे तो बाद में सब भिड़ेंगे। सोशलिज्म का मतलब ये थोड़ी सबको लाके सर भिड़ा दो, आप खेती एक कर रहे हैं। हुआ क्या, पीजेंट जमीन पर काम तो कर रहे थे, कॉलगोस होता है क्या, टोटल या कलेक्टिव प्रॉफिट। किसानों ने कुछ समय जमीन पे काम किया और जो प्रॉफिट होता था वो सब बांट लेते थे। मान लीजिए जमीन 5 लोगों की एक्वायर की है तो 5 लोगों में प्रॉफिट बढ़ जाता था। बट कुछ पीसेंट ने बोला हम तो नहीं करेंगे, ये सब क्या है भाई, तुम करो, हम नहीं करते, और गुस्से में आके अपने जानवर मार दिए कि जानवर तेरे लिए चारा नहीं है, मेरे लिए कुछ हारा नहीं है, मैं कुछ बचेगा ही नहीं इधर। अपने फैट मतलब जानवर मारने शुरू करे, उसकी वजह से क्या हुआ, 1/3 जानवर जो है खत्म हो जाते हैं। ये नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये आगे से पीछे से शायद प्रिंट हो गया, ये कोई बात नहीं। 1930 और 33 में 3 साल जो फसल खराब हुई उसकी वजह से आप देखेगा कितने लोग मारे गए, 4 मिलियन पीपल मारे गए, क्योंकि एक तो किसान अपनी रेट पे काम करना नहीं चाह रहे आपकी पे, किसान अपने जानवरों को भी मार रहे हैं, किसान आपका विरोध कर रहे हैं, तो फसल नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो लोग मारे गए। और इस बात की बहुत सारे लोगों ने निंदा की कि स्टालिन गलत कर रहा है यार, जब पीजेंट्स करेगा नहीं तो हम सब मर जाएंगे। स्टालिन और उसके जो सिंपथाइजर थे, जो उससे ये कहते स्टालिन इज वेरी गुड, स्टालिन वी आर विद यू, जो ये लोग थे, दे चार्ज दीज क्रिटिक्स, जिन लोगों ने बोला स्टालिन गलत कर रहा है, स्टालिन की पार्टी गलत करी, उनको सजा दी गई, मारा गया, पीटा गया, और 1939 तक 2 मिलियन लोगों को उठाकर बिना बात के जेल में बंद कर दिया गया। भाई उन्हें पता ही नहीं क्या किया है, बस हमने स्टालिन का विरोध किया, इस बात के लिए जेल में बंद है। ये स्टालिन और कलेक्टिवाइजेशन था। अब बात यह है कि रशियन रेवोल्यूशन का या फिर यूरोप में होने वाली इस बात का इंपैक्ट वर्ल्ड लेवल पे या फिर और कहां इंफ्लुएंस पड़ता है, ग्लोबल लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, तो सुनिएगा। जो यूरोप में अलग अलग देशों में, जर्मनी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, ब्रिटेन साइड में जो अलग अलग पार्टियां थी, जो सोशलिस्ट पार्टियां थी, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई साहब रशिया में किस कदर की राजनीति चल रही है और कौन सा सोशलिज्म की बात की जा रही है, क्यों की जा रही है, इसकी बात सुनिएगा, क्यों की जा रही वो भी सुनेंगे। जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जो बोल्शेविक की पार्टी थी, उसका नाम क्या पड़ा था बाद में, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी पर तर्ज पर बोल्शेविक के फॉलोअर्स बाहर भी थे, तो उन लोगों ने एक पार्टी बनाई ब्रिटेन में जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। एक पार्टी बनाई क्या इंटरनेशनल लेवल पे, बोल्शेविक ने कौन सी पार्टी बनाई थी, वो कॉमिंटन, कॉमिंटन मतलब कम्युनिटी इंटरनेशनल, इंटर्न मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में कम्युनिटी बेस्ड पार्टी बनाई। बोल्शेविक की सोच के आधार पर 2 और पार्टियां बनती हैं यूरोप में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएसएसआर गिवन एज सोशलिज्म ऑफ फेस, गुड फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रेचर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वर्ल्ड में लोगों को सबको पता चल गया था सोशलिज्म क्या होता है, क्या मतलब है, क्योंकि वो जो क्रांति आप यूरोप में, रशियन में जो देख रहे हैं, उससे अब जो फॉलोइंगशिप सबको पता चल रही है कि भाई सोशलिज्म होता क्या है, कि सरकार कैसे सरकार के खिलाफ लड़ रही है, कैसे वर्कर की बात है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू वॉज ऑर्गेनाइज्ड दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। जो पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, सोशलिस्ट पार्टियां थी, उन्होंने बोला कि यूरोप जो रशिया है उसमें कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इंपैक्ट सुनिएगा, उसका इंपैक्ट बाहर लोगों के ऐसा पड़ा कि पार्टियां बनी, और उन्हीं पार्टियों में से कुछ पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ रशिया में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। उसके रीजन क्या थे कि एक पिछड़ा देश जहां पर कभी इंडस्ट्री इतनी नहीं हुई थी, इंडस्ट्री कैसे बन गई, कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, कैसे गरीबों के पेट में खाना पड़ने लगा, और स्पेशली जब नोमिडिज्म जैसी सोच, सेंसरशिप जैसी चीजें चली, तो फिर लोगों को आजादी मिली कैसे। जो बंदा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाया, आप कह रहे हैं कि रशिया डेवलप्ड है, ये कैसी डेवलपमेंट है।
आप अपने विचारों को नहीं लिख सकते, एक ऐसी डेवलपमेंट है। तो 20वीं सेंचुरी तक आते आते जो कुछ इज्जत थी यूएसएसआर की, जो पहले समझी जा रही थी कि भाई बड़ा देश, अमीर देश, किसान अच्छे, सब अच्छा, वो अब खत्म होने लगी, क्योंकि उन्हें अब पता चलने लगा कि रशिया में कहीं ना कहीं एक बंदे की चली है, एक बंदे ने अपनी चलाई है, तो जो कि गलत हुआ है। सो कहानी खत्म बच्चों। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों। और हम मिलते हैं एक नई मोड़ पर, अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और इस लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।